नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं घमंडी बहू। अरे माँ जी, कहाँ रह गई? जल्दी सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर आइए। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बहू अपनी सास को आवाज लगाती हुई कहती है। तभी उनमें से एक सहेली जिसका नाम आरती है बोलती है, यार तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे इतना काम करने वाली सास मिली है। तेरे तो मजे हैं। तभी बहू बोलती है, अरे यार उसको मेरी सास बोलकर मेरी इंसल्ट मत करो, वो तो एक तरह से इस घर की नौकरानी है। और सभी हंसने लग जाती हैं। दरअसल आज आशा जी के पोते की जन्म की खुशी की पार्टी चल रही है। उनका पोता 6 महीने का हो गया। बेटे बहू ने अपने ऑफिस और आस पड़ोस के लोगों को एक पार्टी दी है। आशा जी एक ट्रे में चाय लेकर आती हैं, तभी उन्हें चक्कर से आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह संभल जाती हैं। लेकिन चाय उनकी साड़ी पर गिर जाती है। ये देखकर उनकी बहू नेहा उन पर चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या कर दिया? आंखों पर इतने बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। मैंने तुम्हें अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और तुमने उस पर चाय गिरा दी। साड़ी देने से पहले मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि ढंग से पहनना। मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं और तुमने मेरी साड़ी खराब कर दी। कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है और महंगे कपड़े पहनने का शौक रखती हो। तुम तो अपनी वह सूती साड़ियाँ ही पहना करो, उसी के लायक हो तुम। डरती हुई आशा जी कहती हैं, बेटा वह मैंने कुछ नहीं किया, सुबह से काम में लगी हुई हूँ और कुछ सही से खाया नहीं था तो बस जरा से चक्कर आ गए, इसीलिए। अपनी सास की आवाज बीच में काटती हुई नेहा बोली, बस चुप रहिए। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ बोल रही हैं कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, जैसे कि हम इन्हें कुछ देते ही नहीं हैं। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर राकेश भी उधर आ गया। देखो राकेश, तुम्हारी माँ ने क्या किया। मैंने अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और सारी चाय मेरी साड़ी पर ही गिरा दी और कितनी गंदी कर दी है मेरी साड़ी। सबके सामने राकेश भी चिल्लाता हुआ कहता है, माँ तुम्हें कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सहूर नहीं है, जरा संभाल के पहना करो। पूरी साड़ी गंदी करके रख दी है। अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुन करके आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इन 8 महीनों में अपने बेटा बहू के लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक काम वाली बाई बन कर के रह रही हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, अपने पति से दूर रह रही हैं। यह सब तो उन्हें दिखता नहीं है। आज जरा सी किसी और की वजह से इनकी साड़ी गंदी हो गई तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आंखों में आंसू लिए आशा जी चुपचाप से बिना खाना खाए ही एक कोने में कुर्सी पर बैठ गई। दरअसल 8 महीने पहले। अरे नेहा, मेरा खाने का टिफिन तैयार हो गया हो तो जल्दी से दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। मैंने तुमसे कल ही कह दिया था, फिर भी आज तुम खाना देने में इतना लेट कर रही हो। अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑफिस में ही खा लेता हूँ। शूज पहनते हुए राकेश ने अपनी पत्नी नेहा को आवाज देते हुए कहा, बस तुम्हारा टिफिन तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। रसोई से टिफिन लेकर आई। नेहा थक कर सीढ़ियों पर बैठ गई। राकेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा 7वां महीना चल रहा है। अब मुझसे घर के इतने सारे काम नहीं बनते हैं। सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं होती है। अगर घर में काम वाली को बुलाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इस बारे में हम ऑफिस से आने के बाद बात करेंगे और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो नेहा, बस 1 हफ्ते की और बात है,
हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे और तुम्हें खूब आराम ही आराम मिलेगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई, चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो? बस तुम देखती रहना। मेरे मन में एक प्लान बहुत समय से था, पर उसको तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ, अब मौका है तो जरूर करेंगे। नेहा पूरे दिन अपने पति राकेश का इंतजार करती रही कि जल्दी से वह आए और उसके पति का प्लान सुने। शाम को राकेश आकर कहता है, नेहा, तुमसे घर के काम धाम नहीं बनते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ गांव से माँ और पिताजी को इधर ही बुला लूँ, जिससे तुम्हारा काम धाम में भी आसानी हो जाएगी और माँ तुम्हारी टेक केयर भी करती रहेगी। अपने सास ससुर के आने की बात सुनकर के नेहा का मुंह बन गया। वह कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो उन लोगों का कितना खर्च हो गया इधर रखने का, इसके बारे में सोचा है क्या तुमने? नेहा, तुम इसकी चिंता मत करो, माँ से हम घर का सारा काम करवाएंगे और बाद में जब बच्चा हो जाएगा तब भी तो माँ इसी घर में रहेंगी, जिससे तुम्हें आया की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश। मेरी माँ का भी फोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 1 साल के लिए बुला लेना, जिससे बच्चों के सारे काम वह करती रहेंगी। पर राकेश, माँ तक तो ठीक है, पिताजी का क्या काम है? इनको हम इधर बुलाकर क्या करेंगे? पिताजी को गांव में ही रहने दो, उनको उधर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ माँ की जरूरत है। नेहा, तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को अकेला इतने समय के लिए बुलाएंगे तो वह नहीं आएंगी, इसीलिए हमें पिताजी को भी साथ ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में उनके खाने पीने की बड़ी समस्या होती है और पिताजी भी बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, घर के सारे काम पिताजी देखेंगे। हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से फ्री रहेंगे और फिर पिताजी को पेंशन भी तो मिलती है। तुम यह क्यों भूल जाती हो कि जब वह इस घर में आएंगे तो अपनी पेंशन का पैसा भी इसी घर के खाने पीने में खर्च करेंगे, तो हमें खाने पीने के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हम सारे पैसे पिताजी से खर्च करवाएंगे। राकेश की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अपने सास ससुर को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाती है। राकेश अपनी माँ को फोन करके कहता है, माँ, नेहा की तबीयत बहुत खराब है, उसका 7वां महीना चल रहा है, काम धाम करने में भी बड़ी समस्या होती है और इधर तो इतनी आसानी से काम वाली भी नहीं मिलती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम आ जाओ माँ। सीधी सादी आशा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में बाबूजी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अब बहू को मेरी जरूरत पड़ेगी। आशा जी तो बड़े ही लाड़ प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे से आने के लिए कह देती हैं, लेकिन उनको तो इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है कि बेटे बहू उन्हें अपने इधर किस इरादे से बुला रहे हैं। शाम को आशा जी के पति रघुवीर जी घर आते हैं। बेटे का फोन आया था, अपने पास आने के लिए कह रहा है, हम दोनों को बुलाया है। अरे भगवान, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अभी बहू की डिलीवरी में तो पूरे 3 महीने का समय है, तो जब उसकी जरूरत होगी तब चली जाना। और पता नहीं मुंबई जैसे शहर में हमें अच्छा लगेगा भी या नहीं। घर भी उनका छोटा होगा, क्योंकि मुंबई तो घर छोटे छोटे होते हैं। तुम ऐसा करना, बेटे से बोल देना हम 2 महीने बाद आएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? बेटे का फोन आया था, उसे हमारी जरूरत है। हम ऐसे अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उसको मना नहीं कर सकती। अब तो मैंने उसे हाँ कर दिया है और हमें चलना ही होगा।
और फिर अपने बहू बेटे के पास जाने में तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कोई पराये थोड़ी ना है जो तुम इतना दिमाग लगा रहे हो। अपनी पत्नी की जिद की वजह से रघुवीर जी और आशा जी अपने बेटे बहू के पास हफ्ते भर बाद पहुंच जाते हैं। जब आशा जी अपने बहू बेटे के घर गई थी तो बेटे ने कह दिया था, माँ बहू को तो 2-3 दिनों से तबीयत खराब है, उसको बुखार आ रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं। अभी तक तो मैं जैसा तैसा खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो रसोई का संभाल लीजिए और बाकी घर भी अब आपके हवाले है। बेटे की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर माँ को लगा, देखो मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है, कितना अपनापन है। मेरे बेटे को सारे घर की जिम्मेदारी आते ही मुझे सौंप दी है, कुछ अपना पराया नहीं करता है। धीरे धीरे आशा जी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, पूरे घर के काम करती हैं, सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना, घर की साफ सफाई, बर्तन धुलना, सब कुछ अब आशा जी के जिम्मे में आ गया है। कभी कभी रघुवीर जी अपनी पत्नी को दिन भर काम में लगा हुआ देखते हैं तो कहते हैं, भगवान इतना काम तो तुम घर पर भी नहीं किया करती थी, इधर पूरा दिन काम में लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। आशा जी कहती हैं, बस घर में सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मैं यही चाहती हूँ। कुछ दिनों की बात है, तभी अपने कमरे से नेहा आवाज देती हुई कहती है, माँ जी मेरी चाय का समय हो रहा है, आप मुझे चाय बना कर दे जाइए। बेटा अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं फल काट कर दे जाती हूँ, ऐसे समय में खाली पेट चाय पीना अच्छी बात नहीं होती, पेट में जलन होती है। नेहा कहती है, माँ जी आप मुझे ज़्यादा मत बताइए, मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बस चाय पीना है, आप चाय बनाकर दे जाइए। आशा जी को अपनी बहू की बात का थोड़ा सा बुरा लगता है, इतना काम करने के बाद भी बहू उनसे इस तरह से बात करती है। आखिरकार वह समय भी आ जाता है जब घर में एक नन्हे मेहमान के रूप में प्यारा सा बेटा आता है। घर में सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। रघुवीर जी और आशा जी तो दादा दादी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। दादी बनने पर आशा जी अपनी बहू की पूरी सेवा कर रही हैं, समय से खाने पीने के लिए देती हैं, अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। 1 महीना कैसे गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब नेहा को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे हैं। उसे ऐसा लगता है कि वह तो किसी काम के ही नहीं है, घर में सारा काम तो सास करती है, ससुर जी तो घर में बैठकर काम बढ़ाते रहते हैं। उनकी वजह से मुझे घर में बहुत दिक्कत होती है। राकेश तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को गांव भेज दो, मुझे उनको अपने साथ नहीं रखना है, मुझे तो बस माँ जी की ज़रूरत है, पिताजी की नहीं, क्योंकि घर के सारे काम माँ जी करती हैं और अब तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, पता नहीं महीने भर से उनका क्या हो गया है, बहुत खांसते रहते हैं। शाम को राकेश अपने पिताजी के कमरे में आकर कहता है, पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाएं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने पिताजी को गांव क्यों भेजना चाहते हो? आशा जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे माँ, तुम्हें तो पता है पिताजी को महीने भर से खांसी आ रही है, घर में सभी लोग रहते हैं, छोटा सा बच्चा भी है, घर इतना बड़ा तो है नहीं कि सभी एक दूसरे से ना मिले, तो यह डर लगा रहता है कि कहीं पिताजी के खांसने की वजह से हम सभी बीमार ना पड़ जाएं, और छोटे बच्चों का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिताजी गांव चले जाएं।
बेटा फिर तो तुम मेरा भी टिकट करा दो गांव जाने का। मैं भी तुम्हारे पिताजी के साथ गांव चली जाऊंगी। राकेश चिढ़ते हुए कहता है, नहीं माँ, तुमसे किसने कहा गांव जाने के लिए? तुम गांव नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी और तुम्हारी ज़रूरत तो अभी इधर ज़्यादा है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अपनी बहू को इस हाल में छोड़कर गांव जाने की बात भी कैसे कर सकती हो? आशा जी का अपने पति को अकेले गांव भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और खासकर तब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बेटे बहू आशा जी गांव जाने नहीं देते हैं, सिर्फ पिताजी को अकेले गांव भेज देते हैं। 6 महीने बाद राकेश नेहा अपने बेटे की जन्म की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वह अपने सारे ऑफिस के दोस्तों को, आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। पार्टी वाले दिन आशा जी अपनी बहू के पास आकर कहती हैं, बेटा मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सी साड़ी हो तो पहनने को दे दो। जो भी साड़ियाँ गांव से लेकर आई थी वह तो 8 महीना में पहन पहन कर सारी पुरानी हो गई हैं, एक भी नई साड़ी नहीं है। माँ जी, मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी हैं और मैं बहुत संभाल के अपनी साड़ियों को पहनती हूँ, लेकिन चलो तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी एक साड़ी दे दूंगी, लेकिन ध्यान रखना उस साड़ी पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरी साड़ियाँ हमेशा ड्राई क्लीन हो करके आती हैं। ठीक है बेटा, मुझे अपनी ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, सिंपल सी साड़ी दे दो, मैं तो उसी को पहन लूंगी। नेहा अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालकर आशा जी के सामने फेंकती हुई कहती है, यह लो, इस साड़ी को पहन लो। ऐसी साड़ी तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं पहनी होगी जैसी आज मैं तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ऐसी बातें सुन करके आशा जी का मन खराब हो गया। अब उनका बहू की साड़ी पहनने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करती, अपना सारा बैग छान लिया, उसमें तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने बहू की साड़ी पहन ली। शाम को सभी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। कोई डांस कर रहा है तो कोई खाना खा रहा है, और आशा जी ट्रे में सबके सामने कभी पानी तो कभी कुछ लेकर घूम रही थी, और उन्हें अपने पति की बहुत याद आती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सोचती हैं, अब बस मैं बेटे से बात करूंगी कि मुझे आए हुए 8 महीने हो गए हैं, पोता भी 6 महीने का हो गया है, अब तो मेरे गांव जाने का टिकट करा दो। और रसोई में से एक ट्रे में सबके लिए चाय लेकर आती हैं। तभी किसी वजह से चाय उनके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद बहू बेटा दोनों ही सभी लोगों के सामने अपनी माँ की खूब बेइज्जती करते हैं। आशा जी अपनी बहू बेटे की खरी खोटी सुनने के बाद एक कोने में चुपचाप से बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वह उस समय को कोस रही हैं जब उन्होंने बहू से पहनने के लिए साड़ी मांगी थी। अब तो पूरी पार्टी में आशा जी के गले से एक निवाला भी नहीं उतरा। पार्टी होने के बाद वह घर आ गई। उन्होंने बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया और बहू से कहा, बहू मैं इसको कल धुलकर साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो नेहा फिर से चिल्लाती हुई कहती है, मेरी साड़ी को धुलने की हिम्मत भी मत करना, सारा कलर एक दूसरे में मिल जाएगा। मेरी साड़ी घर पर नहीं धुलेगी, उसके लिए 500 खर्च करने पड़ेंगे। 500 निकाल कर रख देना, मैं उसको ड्राई क्लीन पर भेज दूंगी। क्या बहू 500 में यह साड़ी धुलेगी? इतने में तो मेरी एक नई साड़ी आ जाएगी। हाँ तो
मैं तुम्हारी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की बातें सुनकर आशा जी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। उन्हें लग रहा है कि कब वह गांव जाएं। एक दिन बहू नहाने गई थी। बहू का फोन डाइनिंग टेबल पर रखा था। आशा जी अपने छोटे से पर्स से एक तुड़ी मुड़ी पर्ची निकाली और अपने पति को फोन मिला दिया। रघुवीर जी आशा जी की रुआसी आवाज सुनकर कहते हैं, क्या हुआ भगवान, तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? सब ठीक तो है, बस अब तुम मुझे गांव बुला लो। पोता भी हो गया, 6 महीने का भी हो गया। अब तो मुझे गांव आना है, इधर नहीं रहना है। आशा जी इतने महीनों की आप बीती अपने पति को फोन पर सुना देती हैं, जिसको सुनकर के रघुवीर जी को बहुत बुरा लगता है। रघुवर जी ने हमेशा अपनी पत्नी को बहुत ही इज्जत के साथ रखा है, कभी भी उसके स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने दिया है। लेकिन आज मेरी पत्नी को बहू बेटे ने भरी महफिल में इतना कुछ सुना दिया है। उसको यह भी नहीं लगा कि उसकी माँ इतने दिनों से उसकी पत्नी बच्चे की और उसकी सेवा कर रही है, अपना समझ के जी जान से काम करने में लगी हुई है। रघुवर जी तुरंत ही अपने मुंबई जाने का टिकट करा लेते हैं। आशा जी इतनी सी ही बात कर पाती है कि पीछे से नेहा आकर फोन छुड़ाते हुए कहती है, मुझसे बिना पूछे तुमने फोन छूने की हिम्मत कैसे की और किससे बात कर रही हो? शर्म नहीं आती चोरी छुपे बात करने में? अरे बात करनी थी तो मुझसे पूछ कर लेती। बेटा मैं तो सिर्फ गांव में तुम्हारे ससुर जी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। अब बहू मुझे गांव जाना है, तुम्हारे पिताजी ने टिकट करा लिया है, वह 2 दिन में मुझे लेने आ रहे हैं। नेहा अपनी सास के गांव जाने की बात पर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसका तो सारा काम निकल गया है। बेटा भी हो गया 6 महीने, बेटे की सेवा भी करवा ली अच्छी तरह से, सासू माँ से घर के सारे काम भी करवा लिए। अब इस घर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहू बेटे के घर में आशा जी को एक पल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बात बात पर बहू उनका अपमान करती है और बेटा कभी कुछ नहीं कहता, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिलाते हुए माँ का अपमान कर देता है। ना तो यह देखता कि कौन है और किसके सामने बात कर रहा है। 2 दिन बाद रघुवर जी बहू बेटे के घर आ जाते हैं। रघुवर जी अपने साथ 2 पैकेट लाए हैं, वह पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद बहू अपने कमरे से निकल कर आई, उन पैकेट को देखकर खोलकर देखने लगी। उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर महंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं। बहू को लगा शायद यह साड़ियाँ मेरे पति देव मेरे लिए लेकर आए हैं। उसे तो भनक ही नहीं थी कि उसके ससुर जी भी आ गए हैं, क्योंकि जब वह आए थे तो नेहा उस समय अपने कमरे में आराम से सो रही थी। पिताजी के आने के कुछ समय बाद ही राकेश भी ऑफिस से घर आ गया था, तो उसे लग रहा था कि राकेश उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। नेहा फटाफट से साड़ियाँ अपने कमरे में लेकर के गई और उनमें से एक साड़ी पहन ली। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। एक का रंग एकदम से नीला था और एक गुलाबी रंग की साड़ी थी, और वह साड़ियाँ कम से कम 5-5 हजार की होंगी, उससे तो नीचे नहीं थी, क्योंकि साड़ियों की परख नेहा को बहुत अच्छी तरह से थी। वह हमेशा महंगी साड़ियाँ ही खरीदती थी। नेहा ने नीले रंग की साड़ी पहन ली और अपने कमरे से निकलकर राकेश को आवाज़ देकर, राकेश देखो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। राकेश ने जब उसे नीले रंग की नई साड़ी में देखा तो पूछा, नेहा यह साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं।
नेहा और राकेश की आवाज़ को सुनकर के रघुवर जी और आशा जी भी कमरे से बाहर निकल कर आ गए। नेहा कहती है, क्या राकेश, यह साड़ियाँ तुम नहीं लाए हो मेरे लिए? अरे कितने सुंदर सुंदर दो साड़ियाँ तुम मेरे लिए लेकर आए हो, तभी तो मैंने यह पहनी है। इधर ही डाइनिंग टेबल पर तो रखी थी। आशा जी, राकेश और नेहा को कुछ समझ नहीं आता है। रघुवर जी कहते हैं, बेटा वह साड़ियाँ राकेश नहीं, मैं लेकर के आया था, और वह साड़ी मैं अपनी पत्नी आशा के लिए लेकर आया था। दरअसल बहुत दिनों से उसने साड़ियाँ नहीं खरीदी थी, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ अच्छी सी साड़ियाँ लेकर चलूँ। मुझे यह पसंद आई तो लेकर आ गया। अपने ससुर की बात सुनकर नेहा के बदन में तो जैसे आग ही लग गई। उसे तो ऐसे लग रहा था कि उसने साड़ी को पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। राकेश गुस्साते हुए कहता है, क्या पिताजी, यह साड़ियाँ आप लाए हो? इतनी सुंदर और महंगी साड़ियाँ, वह भी माँ के लिए? माँ इतनी महंगी और सुंदर साड़ियाँ कब से पहनने लगी, और बुढ़ापे पर इतनी महंगी साड़ियाँ पहनकर उनको जाना भी कहाँ है? रघुवर जी अपने बेटे बहू की बातों से पहले ही दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहू बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो वह गुस्सा होते हुए बोले, क्यों बेटा, महंगी साड़ी पहनने का हक सिर्फ तुम्हें है? क्या तुम ही महंगी साड़ी पहन सकती हो? तुम ही ने कहा था ना कि तुम्हारी माँ सूती साड़ी पहनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वह महंगी साड़ी पहनना ही नहीं जानती है। इसीलिए मैं उनके लिए महंगी साड़ियाँ लेकर के आया हूँ। राकेश, यह मत सोचना कि वह महंगी साड़ियाँ पहन नहीं सकती है। मैं भी अच्छी खासी नौकरी करता था, अभी भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो आशा जी हमेशा साधारण जिंदगी जीना पसंद करती हैं, इसीलिए उन्होंने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हमेशा पैसे खर्च करने के लिए कहा है, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने ज़्यादा पैसे कभी खर्च नहीं किए हैं। इसीलिए आज सोचा कि अपनी पत्नी को महंगी साड़ियाँ पहनने के लिए देते हैं, जिससे कम से कम कोई उसे यह तो ना कह सके कि तुम महंगी साड़ी नहीं पहन सकती हो। ससुर जी के मुंह से टके सा जवाब पाकर नेहा और राकेश पानी पानी हो गए। उन्हें तो जवाब ही नहीं मिल रहा था कि वह अपने माता पिता को क्या जवाब दे। नेहा अपने कमरे में चली गई और राकेश भी दीवालों को देखने लगा, अगल बगल झांकने लगा। चलो आशा, तुम अपना सामान तैयार कर लो, हम आज शाम को ही ट्रेन से गांव के लिए निकल जाएंगे। अब इधर रहने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। रघुवर जी हॉल में खड़े होकर आवाज़ देते हुए कहते हैं, बहू जरा वह महंगी वाली साड़ी लाना, वह तुम्हारी सास की महंगी साड़ियाँ हैं। अब तो तुम अपने सास से नहीं कहोगी कि उसे महंगी साड़ी पहनने का सहूर नहीं है। अब तो तुम्हारी सास भी महंगी साड़ियाँ पहनने लगी है। अपने ससुर जी से नेहा ने ऐसा जवाब पाया है कि बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर ऐसे लग रहा है किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। वह जल्दी से उन साड़ियों को वापस पॉलीथीन में रखकर डाइनिंग टेबल पर रख गई। जाते समय रघुवर जी ने अपने बेटे राकेश से कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे किसी भी शौक में उसने कमी नहीं रखी है, लेकिन उसे क्या पता था जिस बेटे के लिए वह जिंदगी भर इतना त्याग करती आई है, बाद में वही बेटा उसके त्याग का मजाक उड़ाएगा। तुम जैसे स्वार्थी बेटों के कारण ही बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे पर दुखी रहते हैं। तुम जिंदगी में आगे तो बढ़ गए, लेकिन अपने माँ बाप को पीछे छोड़ गए, जिसने तुम्हें उंगली पकड़ कर उठाकर इस लायक बनाया, उस ऊंचाई पर पहुंचाया।
उस ऊंचाई पर पहुंचकर तुम उसे देखना ही भूल गए। अरे बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था, तो कम से कम तुम ही अपनी माँ का साथ दे देते। एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी। अरे तेरे लिए तो तेरी माँ ने कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। इतना कहकर रघुवर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। पीछे से बेटे और बहू पश्चाताप की अग्नि में जलते रह जाते हैं। हालांकि उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वह कई बार फोन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उधर रघुवर जी अपने बहू बेटे का फोन ही नहीं उठाते हैं। आखिरकार 6 महीने बाद बहू बेटे गांव आकर अपने माता पिता से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझे समझ में आ गया है कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है और मैंने माँ को एक छोटी सी साड़ी के लिए इतना कुछ सुना दिया। यह मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माँ से वह सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो माँ। यह कहकर राकेश रोने लगता है। आशा जी अपने बेटे को माफ़ करते हुए कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को पहले से ही पेंशन मिलती है, तो तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुमसे पैसों की कोई उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जितनी पेंशन मिलती है उतने में हम अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट लेंगे। लेकिन हाँ, इज्जत और मान सम्मान जरूर देते रहना, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर इतना सा रिश्ता बनाए रखना चाहते हो तो अपने माँ और बाबूजी का हमेशा सम्मान करना। तो दोस्तों, यह बात सच है कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देते हैं, खुद फटा पुराना पहनते रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ब्रांडेड जूते पहनाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगे, और वही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप के पहने हुए कपड़ों की हंसी उड़ाने लगते हैं, माँ बाप के जीवन शैली पर उंगली उठाने लगते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।